हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मेजरमेंट की कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है जेवी गुप्ता बुक से लिया गया है और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम टोटल 514 क्वेश्चन जेवी गुप्ता में टोटल 514 क्वेश्चन दिया हुआ है और जेवी गुप्ता का मैं उस बुक को फॉलो कर रहा हूँ जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, 3 बुक आता है जेवी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव, तो इसमें से मैं उस बुक को फॉलो कर रहा हूँ जिसमें सारा प्रीवियस ईयर मतलब कि जिसका सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें टोटल 514 क्वेश्चन है मेजरमेंट से और मैं 514 में से जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने करीब 300 साढ़े 300 मार्क किया है, तो उन सिलेक्टेड क्वेश्चन को मैं दोहराऊंगा। ठीक है, अगर आपने पहले से एक बार पढ़ रखा है बुक को तो आपके लिए हेल्पफुल होगा और उम्मीद करते हैं कि हम आंसर दें इससे पहले आप अपना आंसर दे चुके होंगे। ठीक है, तो मैं सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 करके रिपीट कर रहा हूँ। इससे आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर आप इस बुक को नहीं पढ़ें तो भी आप इन सारे क्वेश्चन को जो मैं 350 क्वेश्चन दोहराऊंगा आप उसे रिवीजन कर सकते हैं। और ये सारा जो क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है और जनरली थ्योरी बुक में मिलता नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप आर के राजपूत का बुक फॉलो करना चाहते हैं तो आर के राजपूत एक बार आप सर्च कर लीजिएगा। मैंने आर के राजपूत का भी सारा ऑब्जेक्टिव जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो अब हम जेवी गुप्ता की ओर चल रहे हैं और आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया है। ठीक है, 4 में बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विथ डिफ्लेक्शन एंड नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर है जो स्टेटमेंट लिया गया है वो है डिफ्लेक्शन एंड नल टाइप इंस्ट्रूमेंट से। तो पहला स्टेटमेंट है नल टाइप इंस्ट्रूमेंट इज मोर एक्यूरेट देन डिफ्लेक्शन टाइप। बोल रहा है कि नल टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो मोर एक्यूरेट होता है और सबसे बेहतर होगा हम सिर्फ उसी आंसर को दोहराएंगे जो इसका करेक्ट है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा आपको आंसर याद है या नहीं। हम इसमें से जो फॉल्स है उसको रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ उन ऑप्शंस को पढ़ेंगे जो इसका सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए होगा, मतलब कि 1, 2 और 3 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट इज मोर एक्यूरेट देन डिफ्लेक्शन टाइप 1। तो हमारा जो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, उसके बाद नल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी हाईली सेंसिटिव एज कम्पेयर ऑफ डिफ्लेक्शन टाइप। नल टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है। और थर्ड जो सही ऑप्शन है वो है अंडर डायनेमिक कंडीशन नल टाइप इंस्ट्रूमेंट इज नॉट रेफर्ड टू डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। अगर डायनेमिक कंडीशन की बात करें तो वहाँ हम लोग नल टाइप इंस्ट्रूमेंट को नहीं कंसिडर करते हैं, उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द रीजन बिटवीन द लिमिट within which a quantity is measured, received, transmitted, expressed by stating the lower and upper limit is called। ठीक है, फिर से एक बार दोहराते हैं क्वेश्चन। द रीजन बिटवीन लिमिट्स विद इन विच ए क्वांटिटी इज मेजर्ड, रिसीव्ड और ट्रांसमिटेड, एक्सप्रेस्ड बाय स्टार्टिंग द लोअर एंड अपर लिमिट इज कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रेंज इसको बोलते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है द स्मॉलेस्ट रेंज इन ए मेजर्ड वेरिएबल टू विच एन इंस्ट्रूमेंट विल रिस्पोंड इज। द स्मॉलेस्ट रेंज इन ए मेजर्ड वेरिएबल टू विच एन इंस्ट्रूमेंट इज रिस्पोंडेड, क्या इसको बोलते हैं हम लोग? तो 9 का सही आंसर बी हो जाएगा, रेजोल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। 12 बोल रहा है द स्टैटिक एरर बैंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इम्प्लाई स्टैटिक एरर बैंड। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, एरर कॉल्ड व्हेन द पेन इज स्टॉप्ड एट सम डिफ्लेक्शन। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 बोल रहा है द स्टैटिक एरर बैंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डज नॉट इंक्लूड। स्टैटिक एरर बैंड में हम लोग किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करते हैं? तो 13 का सही आंसर बी होगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल ड्रिफ्ट को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 है द फैक्ट एज टू हाउ क्लोजली द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग फॉलो द मेजर्ड वेरिएबल। द फैक्ट एज टू हाउ क्लोजली द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग फॉलो द मेजर्ड वेरिएबल्स इज कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूरेसी, प्रिसीजन, फिडेलिटी या फिर सेंसिटिविटी। तो 14 का सही आंसर सी है, इसको फिडेलिटी हम लोग बोलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 में थर्मल जीरो शिफ्ट इन इंस्ट्रूमेंट रेफर टू। थर्मल जीरो शिफ्ट इसका क्या मतलब होता है? क्वेश्चन नंबर 16।
इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मैक्सिमम वेरिएशन इन पेन जीरो ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। मैक्सिमम वेरिएशन इन पेन जीरो ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन 16 का सही आंसर होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, इन व्हिच पार्ट ऑफ द स्केल डज द पॉइंटर इंडिकेट मस्ट एक्यूरेटली। इन व्हिच पार्ट ऑफ द स्केल डज द पॉइंटर इंडिकेट मस्ट एक्यूरेटली, किस पार्ट में सबसे एक्यूरेट वैल्यू देता है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा सी, इन अबाउट मिडिल ऑफ द स्केल। स्केल के मिडिल में हम लोग को सबसे एक्यूरेट वैल्यू मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन रीडिंग इज टेकन एट हाफ स्केल इज इन द इंस्ट्रूमेंट द एरर इज। अगर हम लोग हाफ स्केल पर रीडिंग ले तो एरर कितना होगा। तो इसका सही आंसर है सी, लेस देन फुल स्केल एरर। हाफ स्केल पर जो एरर आएगा वो फुल स्केल से आधा आएगा, फुल स्केल एरर से कम आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरमेंट सिस्टम आर। अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक इसमें से कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि स्टैटिक एरर और ड्रिफ्ट एंड डेड जोन। ठीक है, ड्रिफ्ट एंड डेड जोन साथ में स्टैटिक एरर हो जाएगा, अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है इसमें से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, डायड टाइम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का डायड टाइम क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, द टाइम required by an instrument to begin to respond to a change in measurand. The time required by an instrument to begin to respond a change in measurand. ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, डायड जोन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का डायड जोन क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का भी सही आंसर बी हो जाएगा, मतलब कि द लार्जेस्ट चेंज इन इनपुट क्वांटिटी फॉर विच देयर इज नो आउटपुट इन द इंस्ट्रूमेंट। इसको हम लोग डायड जोन बोलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो 25 का सही आंसर आएगा हम लोग का डी, इफ इट इज यूजेज नल बैलेंस टेक्निक इट हैज़ ए हाई इनपुट इम्पीडेंस। 25 का डी सही आंसर होगा, इफ इट यूजेज नल बैलेंस टेक्निक इट हैज़ ए हाई इनपुट इम्पीडेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, ए फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को हम लोग किस चीज़ से कैरेक्टराइज करते हैं। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा बी, स्टैटिक सेंसिटिविटी एंड टाइम कांस्टेंट से। इसका एक क्वेश्चन आईएएस में पूछा हुआ है, आईएएस इलेक्ट्रिकल का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, एंड इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज मस्ट सेंसिटिव इफ इट्स टॉर्क टू वेट रेशियो इज। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा यदि टॉर्क टू वेट रेशियो इसका क्या होगा, मच लार्जर देन यूनिटी। 27 का सही आंसर ये हो गया, मच लार्जर देन यूनिटी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में, थ्रेशोल्ड ऑफ सेंसिटिविटी इन रेफरेंस टू इंस्ट्रूमेंट इज। ठीक है, यहाँ पर थ्रेशोल्ड क्या है, थ्रेशोल्ड ऑफ सेंसिटिविटी इन रेफरेंस टू इंस्ट्रूमेंट। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ए, द स्मॉलेस्ट सिग्नल दैट कॉज डिटेक्टेबल आउटपुट। थ्रेशोल्ड ऑफ सेंसिटिविटी क्या होगा, द स्मॉलेस्ट सिग्नल दैट कॉज डिटेक्टेबल आउटपुट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, सेंसिटिविटी इन एक्यूरेसी ऑफ ए रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट मीन्स। सेंसिटिविटी इन एक्यूरेसी, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के सेंसिटिविटी इन एक्यूरेसी का मतलब क्या है। तो 23 का सही आंसर बी होगा, मैक्सिमम एरर इन सेंसिटिविटी डिस्प्ले बाय पेन। ठीक है, 43 का सही आंसर बी हो जाएगा, मैक्सिमम एरर इन सेंसिटिविटी डिस्प्लेड बाय ए पेन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में, द एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज। एक्यूरेसी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसका सही आंसर बी है, क्लोजनेस विथ विदिन एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेज द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। क्लोजनेस विथ व्हिच एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेज द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। ट्रू वैल्यू के जब करीब जितना क्लॉज होगा उसी को हम लोग एक्यूरेसी बोलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। 47 में बोल रहा है कि इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है। तो इसका 47 का सही आंसर ए हो जाएगा। 47 में ए इनकरेक्ट है, बाकी सारा सही है। तो सही क्या क्या है,
पहला है करेक्टनेस इन मेजरमेंट रिक्वायर बोथ एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। ठीक है, करेक्टनेस मतलब कि एक्यूरेसी और प्रेसिजन दोनों होना चाहिए। गलत क्या था, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव प्रिसाइज मेजरमेंट विच आर नॉट एक्यूरेट। जो एक्यूरेट नहीं है वहाँ पर हम लोग प्रिसाइज मेजरमेंट भी गेन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है रिप्रोडक्टिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी आर एक्सप्रेशन दैट भी डिस्क्राइब प्रेसिजन इन मेजरमेंट। प्रेसिजन का यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, प्रेसिजन और रिप्रोडक्टिबिलिटी याद रखना है। उसके बाद एन इंस्ट्रूमेंट विथ 2% एक्यूरेसी, ये परसेंटेज जितना कम होगा एक्यूरेसी उतना बेटर होगा। 2% एक्यूरेसी इज बेटर देन 5% एक्यूरेसी। उसके बाद 48 ए रेजिस्टेंस ऑफ 105 ओम इज स्पेसिफाइड यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर। अब 105 को किस तरह से लिखना सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 1 रिप्रेजेंट ग्रेटर प्रिसीजन देन 2 और 3। बोल रहा है कि ए ज़्यादा प्रिसाइज है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रिसीजन है 105.0 ओम है। तो पहला स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो जाएगा 48। उसके बाद आते हैं 48 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, डू रिप्रेजेंट ग्रेटर प्रिसीजन। ठीक है, 2 ज़्यादा बेस्ट है, प्रिसीजन है ज़्यादा, और 1 और 3 दोनों सेम है। 1 और 3 रिप्रेजेंट सेम प्रिसीजन। ठीक है, 1 और 3 सेम प्रिसीजन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 में आते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है। द एप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन रॉन्ग मैनर इन द प्रोसीजर ऑफ मेजरमेंट इज। ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंट को हम लोग सही तरीके से मेजर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन रॉन्ग मैनर, इंस्ट्रूमेंट का मतलब गलत तरीके से अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं किसी चीज़ को मेजर करने में, तो इसको हम लोग किस टाइप का एरर नाम देंगे। तो 51 का सही आंसर सी हो जाएगा। इसको हम लोग ग्रॉस एरर बोलते हैं अगर सही तरीके से हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहे हैं तो। व्हाट आर द काउज ऑफ ग्रॉस एरर इन इंस्ट्रूमेंट। तो ग्रॉस एरर का कारण क्या क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 52। तो इसका सही आंसर ए होगा, 1 और 2। मिस रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, गलत तरीके से अगर रीड करते हैं तो वो भी ग्रॉस एरर के अंदर आएगा। और दूसरा इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को सही ढंग से हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो वो भी आ जाएगा ग्रॉस एरर के अंदर। उसके बाद सिस्टमैटिक एरर क्या है, क्वेश्चन नंबर 53। तो सिस्टमैटिक एरर में तीनों आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर और साथ में ऑब्जर्वेशनल एरर। तो इसका सही आंसर ऑल। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग, यहाँ पर है व्हिच कम अंडर सिस्टमैटिक एरर। 54 में बोल रहा है सिस्टमैटिक एरर के अंदर कौन सा आ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 3 और 4 जो है ये सिस्टमैटिक एरर के अंदर आता है। एरर ड्यू टू वन पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये हमारा हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर जो कि सिस्टमैटिक एरर का पार्ट है। एरर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, ये हो गया इन्वायरमेंटल एरर। ठीक है, जो कि सिस्टमैटिक पार्ट एरर का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एरर कम अंदर सिस्टमैटिक एरर। क्वेश्चन नंबर 55 फिर से बोला है कि सिस्टमैटिक एरर के अंदर कौन सा आएगा, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 1 और 3। 1 है इरेगुलर स्प्रिंग टेंशन, सिस्टमैटिक एरर का पार्ट है, और 3 है लोडिंग इफेक्ट, ये भी सिस्टमैटिक एरर का पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट द सिस्टमैटिक एरर। यहाँ पर फिर से बोल रहा है कि सिस्टमैटिक एरर का एग्जांपल कौन सा है, तो सही आंसर ए हो जाएगा, दिज एरर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डिटेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की डिटेल से हम लोग इस एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हैज ए वाइड रेंज सो इट हैज़। ऑब्जर्वेशन में अगर रेंज ज़्यादा रहा तो इसको हम किसके अंदर रखेंगे, तो 57 का सही आंसर बी होगा, इसका लो प्रोसीजन हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अगर ऑब्जर्वेशन का रेंज ज़्यादा रहा तो ये लो प्रिसाइज रिजल्ट हम लोग को देगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में, फॉर डिफिनिट स्टैंडर्ड फॉर डिफाइनिंग द स्टैंडर्ड मीटर वेवलेंथ ऑफ व्हिच मटेरियल इज कंसीडर्ड। स्टैंडर्ड मीटर को डिफाइन करने के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो 77 का सही आंसर बी हो जाएगा, हम लोग क्रिप्टन यूज करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सरफेस या सीट रेजिस्टिविटी, सरफेस या फिर सीट रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, तो 78 का सही आंसर सी है, ओम पर स्क्वायर मीटर। उसके बाद द क्वांटिटी 1/ε0, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो 79 का सही आंसर भी सी हो जाएगा, डायमेंशन LT-1।
उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द सेम यूनिट एज द अदर, द सिंबल हैव द देयर यूजुअल मीनिंग। तो L/R टाइम कांस्टेंट है, RC टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है D, तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, D। 80 का 1/√LC। आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में, 82 में बोल रहा है, इन द SI सिस्टम द डायमेंशन ऑफ EMF का डायमेंशन क्या होता है। तो 82 का हम लोग का सही आंसर C होगा। EMF का डायमेंशन होता है ml² T-3, याद रख लेना है, ml² T-3 और फिर I का पावर -1। उसके बाद 83 क्वेश्चन है, ए सर्किट ड्रा ए करंट ऑफ I व्हेन ए सिंगल फेज AC वोल्टेज V इज अप्लाइड। ठीक है, V वोल्टेज अप्लाई किया गया, करंट I फ्लो कर रहा है। इफ द पावर फैक्टर इज cos phi देन द डायमेंशन ऑफ VI cos phi, तो VI cos phi का डायमेंशन क्या होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर हम लोग का D हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ml² T-3, करंट यहाँ पर करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक करंट भी आ गया है हम लोग को EMF के साथ। ठीक है, तो वो I कैंसिल होकर के बच गया ml² T-3। द डायमेंशन इक्वेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का डायमेंशन इक्वेशन क्या होगा। तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ V का निकाल चुके हैं। ठीक है, EMF का निकाल चुके हैं, तो V/I कर देंगे तो हम लोग को R का EMF मिल जाएगा। तो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर D हो जाएगा। ठीक है, एक और I यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा बटा I, तो ये I -2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ml² T-3 I -2। द एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 85। यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, द एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ आइदर A एंड C। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा वेलोसिटी, लेंथ एंड टाइम। हम लोग एक्चुअल में वेलोसिटी, लेंथ और टाइम मेजर कर रहे होते हैं जब हम लोग रेजिस्टेंस को मापते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ करंट कैन बी मेजर्ड बाय डायनेमोमीटर मूविंग टॉय। इसमें से बोल रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ करंट हम लोग किससे मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। 86 का सही आंसर D होगा, 2 और 3, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और साथ में करंट बैलेंस इंस्ट्रूमेंट, इससे हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर कर सकते हैं करंट का। 88 है, द मस्ट स्टेबल प्राइमरी एटॉमिक स्टैंडर्ड फॉर फ्रीक्वेंसी इज। तो इसका सही आंसर 88 का A हो जाएगा, हाइड्रोजन मेजर स्टैंडर्ड। द मस्ट स्टेबल प्राइमरी एटॉमिक स्टैंडर्ड फॉर फ्रीक्वेंसी इज, 88 का सही आंसर A, हाइड्रोजन मेजर स्टैंडर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है, 89 में द रैंडम स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इज। तो टाइम का रैंडम स्टैंडर्ड हो जाता है C, ए सेकेंड व्हिच इज ड्यूरेशन ऑफ 9192, इसको याद रखना है, इतना पीरियड ऑफ रेडिएशन। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में, फॉर टाइम एंड फ्रीक्वेंसी द वर्किंग स्टैंडर्ड जी। टाइम और फ्रीक्वेंसी के लिए वर्किंग स्टैंडर्ड कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर B, क्रिस्टल कंट्रोल ऑक्सीलेटर। 90 का सही आंसर B हो जाएगा। फॉर टाइम एंड फ्रीक्वेंसी वर्किंग स्टैंडर्ड इज क्रिस्टल कंट्रोल ऑक्सीलेटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी स्टैंडर्ड्स फॉर वोल्टेज मेंटेन्ड बाय NSL, नेशनल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी। तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर हम लोग का हो जाएगा C। तो आते हैं 91 का, यहाँ पर एक हो जाएगा जेनरेटर विथ 1.5 वोल्ट और दूसरा हो जाएगा निकल कैडमियम रिचार्जेबल सेल ऑफ 1.25 वोल्ट, आउटपुट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों का आउटपुट जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल इसमें से 92 का हम लोग का सही आंसर है हो जाएगा विल हैव प्रिसाइज एंड एक्यूरेट कांस्टेंट वोल्टेज व्हेन ए करंट ड्रॉन। ठीक है, जब करंट ड्रॉन करेंगे इन फ्यू माइक्रो एम्पियर, मतलब कि जब वोल्टेज सोर्स से फ्यू माइक्रो एम्पियर अगर करंट निकाल लेंगे तो भी हमारा जो वोल्टेज सोर्स है वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद द EMF ऑफ ए सुटेबल वेस्टर्न से ड्रॉप पर इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, पर डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से EMF कितना डिक्रीज होता है। तो 93 का हम लोग का सही आंसर 40 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 94, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। इंटरनल रेजिस्टेंस
वेस्टर्न सेल का कितना होता है? तो 94 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा डी, ए फ्रैक्शन ऑफ ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है ए फ्रैक्शन ऑफ ओम होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 101, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैसिव कंपोनेंट हैज द मस्ट प्रिसाइज एंड एक्यूरेट स्टैंडर्ड। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैसिव कंपोनेंट, यहाँ पर इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस तीनों का तीनों पैसिव कंपोनेंट है। तो इसमें तो बोला है कौन मस्ट प्रिसाइज और एक्यूरेट स्टैंडर्ड है, तो 101 का सही आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस ए। 102 है कॉमनली यूज स्टैंडर्ड कैपेसिटर, तो कॉमनली यूज स्टैंडर्ड कैपेसिटर हमारा सही आंसर सी हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर टाइप विथ गार्ड रिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज एन इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग टाइप कौन सा हो जाएगा? एनर्जी मीटर, डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104, इसमें से कौन सा इज ए इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है? एनर्जी मीटर हम लोग जानते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके बाद 105 है, इंडस्ट्रियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर ऑफ एक्यूरेसी क्लासेज। इंडस्ट्रियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसका एक्यूरेसी कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1, 1.5, 2.5 एंड 5। उसके बाद नेक्स्ट है द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर यूज एज ए स्प्रिंग मटेरियल। स्प्रिंग मटेरियल के लिए सबसे बेस्ट इसमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 106 नंबर का बी, फॉस्फर ब्रोंज। आइडियली द डैम्पिंग टॉर्क शुड बी 107 डैम्पिंग टॉर्क कितना क्या होना चाहिए? तो इसमें सही आंसर है प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ मूविंग सिस्टम। मूविंग सिस्टम के वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, बट इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग करंट, बट ऑपरेटिंग करंट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। डैम्पिंग टॉर्क के बारे में है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108, टू अचीव द ऑप्टिमम ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। ऑप्टिमम ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स के लिए प्राप्त करने के लिए द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट आर डिजाइन सो, जो इंस्ट्रूमेंट हमारा होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसको किस तरह से डिजाइन किया जाता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, प्रोवाइड डैम्पिंग विच इज स्लाइटली लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू। डैम्पिंग को हम लोग थोड़ा सा कम रखते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को अचीव करने के लिए डैम्पिंग हम लोग कम रखते हैं। उसके बाद 109 नंबर है, द डैम्पिंग टॉर्क मस्ट ऑपरेट ओनली व्हेन द मूविंग सिस्टम ऑफ द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज, द डैम्पिंग टॉर्क मस्ट ऑपरेट ओनली। डैम्पिंग टॉर्क ओनली तभी ऑपरेट होता है व्हेन द मूविंग सिस्टम ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, जब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का मूविंग सिस्टम जो होता है ए एक्चुअली मूव कर रहा होता है। ठीक है, डैम्पिंग टॉर्क मस्ट ऑपरेट ओनली व्हेन द मूविंग सिस्टम ऑफ द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज एक्चुअली मूविंग। जब मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा होता है, तभी डैम्पिंग टॉर्क जो होता है वो वर्क करता है वहाँ पर। उसके बाद 110 नंबर है, इन ईडी करंट डैम्पिंग सिस्टम द डिस्क एम्प्लॉयड शुड बी ऑफ। इन ईडी करंट डैम्पिंग 110 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कंडक्टिंग बट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। वहाँ पर हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं, बट वो कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए साथ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 है, फॉर ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर द टाइप ऑफ सपोर्ट यूज इज। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील, सस्पेंशन। फॉर ए सेंसिटिव टाइप गैल्वेनोमीटर टाइप ऑफ सपोर्ट इज सस्पेंशन। उसके बाद रेफर्ड मटेरियल फॉर परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट के लिए रेफर मटेरियल कौन सा है? तो ए एल्निको हो जाएगा, बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 113 है, ड्यू टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन बेयरिंग ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट आर मेड ऑफ ज्वेल। जो हमारा बेयरिंग होता है पीएमएमसी का, वो ज्वेल बनाया जाता है। इसका रीजन क्या है? ज्वेल का क्यों बनाया जाता है? तो 113 का हमारा सही आंसर हो जाएगा टू अवॉइड वियर एंड टीयर ऑफ द मूविंग सिस्टम। 114 है, व्हाट इज द स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस व्हिच इज कंज्यूम्ड इन सीरीज, व्हिच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द वर्किंग कॉइल ऑफ वोल्टमीटर टू डायरेक्टली रिड्यूस इन द एरर। किस चीज़ का बना होता है हमारा जो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस होता है? तो 114 का सही आंसर मैग्नीन हो जाए। उसके बाद 115 नंबर क्वेश्चन है, द गैल्वेनोमीटर इज प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट बाय। गैल्वेनोमीटर को जब हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो किस चीज़ से प्रोटेक्ट किया जाता है? तो एक कनेक्टिंग क्रिटिकल डैम्पिंग रेजिस्टेंस अक्रॉस
गैल्वेनोमीटर टर्मिनल, गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल में हम लोग डैम्पिंग रेजिस्टेंस को ऐड करके रखते हैं। ठीक है, 114 नंबर क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो अगर आप वीडियो सुन करके याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 114 है, व्हाट इज द स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द वर्किंग कॉइल ऑफ ए वोल्ट मीटर। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस क्या है जो कि वोल्ट मीटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड रहता है। तो ड्रास्टिकली रिड्यूस द ईरर, जो कि ईरर को रिड्यूस करने के लिए होता है। इन मेजरमेंट कॉल्ड ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, एक्चुअली टेम्परेचर में वेरिएशन होने की वजह से जो ईरर आता है उसको रिड्यूस करने के लिए वोल्ट मीटर के सीरीज में हम लोग किस चीज़ का बना हुआ स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो वो होता है मैग्नीन का बना हुआ। ये था क्वेश्चन नंबर 114। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 122 में। ए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज ए फ्लक्स मीटर बाय, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग फ्लक्स मीटर की तरह यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, बाय रिमूविंग द कंट्रोल स्प्रिंग, बी इसका सही आंसर होगा। फ्लक्स मीटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर प्रोवाइडेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फ्लक्स मीटर एक स्पेशल टाइप का बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है, लेकिन इसके साथ इसमें कौन सा सही आंसर होगा। 123 का सही आंसर हो जाएगा ए, हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग एंड वेरी स्मॉल कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, फ्लक्स मीटर जो है स्पेसिफिक गैल्वेनोमीटर की तरफ बिहेव करेगा अगर इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बहुत कम हो और कंट्रोलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हैवी इसमें यूज हो और कंट्रोलिंग टॉर्क बहुत कम हो। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 है, इन ए फ्लक्स मीटर द कंट्रोलिंग टॉर्क इज, फ्लक्स मीटर में कंट्रोलिंग टॉर्क कौन सा होता है। तो इसमें फ्लक्स मीटर में इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क नॉट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। व्हाट इज द कनेक्टेड across a flux meter for its effective fluctuation to measure magnetic flux density and also to compare the strength of permanent magnet। तो magnetic flux density मेजर करने के लिए फ्लक्स मीटर में इसमें से कौन सा चीज़ लगाया जाता है। तो 125 का सही आंसर हो जाएगा रजिस्टर, ए इसका सही आंसर है। एनालॉग पैनल मीटर बेसिकली मेजर, एनालॉग पैनल मीटर जो होता है वो किस चीज़ को मेजर करता है, तो इसका सही आंसर है डिपेंड अपॉन पैरामीटर, पैरामीटर जैसा होगा वैसा मेजर करेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बोल रहा है कि ऑफ दिज स्टेटमेंट, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है, ये हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो 127 का सही आंसर 1 हो जाएगा, लिनियरिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन सेंसिटिविटी। बी है हाई प्रेसिजन इंडिकेट हाई एक्यूरेसी, ये भी सही है। उसके बाद 3 है एक्यूरेसी कैन नॉट बी बेटर देन रिजोल्यूशन, ये भी सही है, एक्यूरेसी कैन नॉट बी बेटर देन रेजोल्यूशन। 1 2 3 तीनों इसका सही हो जाएगा। उसके बाद 128 नंबर क्वेश्चन है, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज मेड इनटू ए डीसी एमीटर बाय कनेक्टिंग, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज मेड इनटू ए डीसी एमीटर बाय कनेक्टिंग। 128 का सही आंसर हो जाएगा ए, लो रेजिस्टेंस अक्रॉस द मीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से हम लोग डीसी एमीटर बना सकते हैं अगर सीरीज में हम लोग एक रेजिस्टेंस ऐड कर दे, लो रेजिस्टेंस ऐड कर दे तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 129 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डी अर्जनवल मूवमेंट। डी अर्जनवल मूवमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। 129 में कौन सा सही है वो हमको बताना है। तो यहाँ पर है इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर डीसी करंट मेजरमेंट, ये बिल्कुल सही है। 2 है इट रेस्पॉन्ड टू द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू को रेस्पॉन्ड करता है। इट मेजर्ड आरएमएस गलत है। इट कुड बी यूज्ड फॉर पावर मेजरमेंट, एक गलत है। तो बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 130 नंबर क्वेश्चन है, 130 पूछ रहा है इन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मिली अमीटर मस्ट बी वेरी लो। मिलीमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत छोटा होना चाहिए। इसके पीछे रीज़न क्या है, तो इसके पीछे रीज़न हो जाएगा मिनिमम इफेक्ट ऑन द करंट ऑफ द सर्किट, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मिनिमम इफेक्ट ऑन द करंट। उसके बाद है ए वेरी एक्यूरेट वोल्ट मीटर गिव इन एक्यूरेट रीडिंग व्हेन यूज्ड फॉर मेजरिंग वोल्टेज अक्रॉस लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस वैल्यू है अगर रजिस्टर का और उसके अक्रॉस अगर हम लोग वोल्टेज मेजर करें तो एक गलत रीडिंग देता है। तो इसके पीछे वजह क्या हो जाएगा, तो 131 का सही आंसर हम लोग का हो जाएगा द मीटर सेंसिटिविटी इज टू लो। मीटर सेंसिटिविटी अगर कम रहा तो ये रिजल्ट सही नहीं देगा। द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्चुएटिंग टॉर्क ऑफ ए पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट इज मैक्सिमम व्हेन द ऑपरेटिंग फील्ड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड स्टेप फील्ड आर पैरेलल। दोनों अगर पैरेलल होंगे तब ये जो होगा मैक्सिमम होगा।
ठीक है, एक्चुएटिंग टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा इस केस में। उसके बाद 133 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 133 का बोला है स्पाइरल स्प्रिंग आर यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट टू लेट द करंट टू मूविंग कॉइल एज वेल प्रोवाइड द कंट्रोलिंग टॉर्क। तो इसका सही आंसर 133 का सी हो जाएगा। ठीक है, स्पाइरल स्प्रिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं, लीड द करंट टू मूविंग कॉइल से करंट को लीड कराने के लिए और साथ में कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड कराने के लिए। 46 है, ईडी करंट डैम्पिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ईडी करंट डैम्पिंग हम लोग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में क्यों यूज नहीं करते हैं। जो ईडी करंट डैम्पिंग होता है पीएमएमसी परमानेंट मूविंग कॉइल जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें प्रेजेंट होता है, पर आयरन इंस्ट्रूमेंट में नहीं होता है, मूविंग आयरन में। इसके पीछे वजह क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ परमानेंट मैग्नेट विल डिस्टॉर्ट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द इंस्ट्रूमेंट, हेंस इट विल अफेक्ट द रीडिंग। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा, ये मूविंग आयरन के लिए होता है। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 149 बोल रहा है हिस्टेरिसिस एरर इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में बी रिड्यूस बाई। हिस्टेरिसिस एरर को हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रोमलाय और मिनरल यूज करके। ठीक है, इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में रिड्यूस बाई यूजिंग मिनरल और परमोलाय। 154 क्वेश्चन है, वन ऑफ द कंट्रोल स्पिनिंग ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर इज ब्रोकन इफ कंडक्टेड इन सर्किट द मीटर विल रीड। तो मीटर क्या रीड करेगा, तो 154 का सही आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 160 में। 160 बोल रहा है मूविंग आयरन एंड पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर। मूविंग आयरन और पीएमएमसी इन दोनों को हम लोग देख करके कैसे पहचानेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्केल को देख करके। 160 में सी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 163, इन ए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इफ द कंट्रोल स्प्रिंग इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वन हैविंग ए हायर स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट अगर बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा, देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड डैम्पिंग रेशियो विल। तो इसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज कर जाएगा और डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ाने से नेचुरल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे और डैम्पिंग रेशियो जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो 163 का सही आंसर हम लोग को बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 165 में, ए साइनसॉइडल वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट आरएमएस वैल्यू ऑफ 10 हर्ट्ज इज अप्लाइड अक्रॉस ए टू टर्मिनल ऑफ पीएमएमसी टाइप वोल्ट मीटर, व्हाट विल बी डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर। तो 165 का सही आंसर डी होगा, द पॉइंटर ऑक्सिलेट अराउंड 0 वोल्ट। उसके बाद 166 नंबर है, इसमें है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लिमिट द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर ऑफ ए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अबाउट 90 मीटर। इसमें से कौन सा फैक्टर है, तो 166 का सही आंसर 2 और 4 होगा, लिनियरिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये हो जाएगा शेप ऑफ द पोल शू ऑफ हॉर्सू मैग्नेट। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लिमिट द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अबाउट 90 डिग्री। 90 डिग्री पर लिमिट कौन करता है, तो एक तो हो जाएगा लिनियरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा शेप ऑफ पोल। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 169 में। 169 है, द स्केल ऑफ डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट मार्क्ड इन टर्म ऑफ आरएमएस वैल्यू वुड बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नॉन यूनिफॉर्म क्राउडेड एट द बिगिनिंग में नॉन यूनिफॉर्म और क्राउडेड होता है डायनेमोमीटर में। उसके बाद 171 है, इन ए डायनेमोमीटर टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट ए स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड इक्वल टाइम कांस्टेंट फॉर मूविंग कॉइल एंड फिक्स्ड कॉइल, दोनों के लिए मूविंग कॉइल और फिक्स्ड कॉइल के लिए इक्वल टाइम कांस्टेंट दे, इसके लिए हम लोग स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस यूज करते हैं और ये यूज होता है एसी मेजरमेंट के दरमियान। उसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है 176, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के लिए इसमें से जो स्टेटमेंट दिया है कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और व्हिच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसका 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी 3 स्टेटमेंट ही दिया हुआ है। पहला है दे रीड इक्वली वेल ऑन डीसी और एसी सर्किट,
हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट डीसी और एसी दोनों पर सही एक्यूरेट रीड करता है, तो ये इसका सही आंसर है। और 3 नंबर है, दे आर क्वाइट सुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पर भी ये हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये बीच वाला जो ऑप्शन है 2 नंबर वो गलत है, तो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा 1 and 3 ओनली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 177 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द थर्मोकपल। बोल रहा है कि थर्मोकपल के लिए इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पावर लॉस इज वेरी लो। एक गलत स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें पावर लॉस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो दे आर वेरी यूजफुल एज ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, सही है। दे आर इनकेपेबल ऑफ टेपिंग एनी ओवरलोड, सही है। द कैलिब्रेशन, देयर कैलिब्रेशन डज नॉट चेंज विथ टाइम विथ ऑफ टेम्परेचर, ये भी सही है। उसके बाद 178 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्मोकपल। थर्मोकपल का कैरेक्टरिस्टिक इसमें से कौन कौन सा है, तो एक है इट्स एक्यूरेसी इज वेरी हाई, तो थर्मोकपल का एक्यूरेसी काफ़ी हाई होता है और इज अबाउट 1%, एक्यूरेसी करीब 1% के आसपास होता है। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो हो जाएगा 3 नंबर स्टेटमेंट, इट इज ए RF इंस्ट्रूमेंट एंड कैन बी यूज्ड फॉर फ्रिक्वेंसी अप टू 50 मेगाहर्ट्ज। 50 मेगाहर्ट्ज मतलब हाई फ्रीक्वेंसी रेंज तक हम लोग थर्मोकपल यूज कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, IAS में पूछा हुआ है। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द थर्मो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट। थर्मो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बोला है कि इसमें से कौन सा सही है, तो इसका पहला ऑप्शन है दे इंडिकेट RMS वैल्यू ऑफ ए करंट और वोल्टेज, सही दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है दे सफ़र फ्रॉम वेव फॉर्म ईरर, एक गलत है। दे कैन बी यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ मेगाहर्ट्ज, ये सही लिखा हुआ है। उसके बाद दे हैव लो ओवरलोड कैपेसिटी, ये भी सही है, ओवरलोड कैपेसिटी लो होता है। उसके बाद 182 है, रेक्टिफायर मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट रेस्पॉन्ड टू, तो 182 का सही आंसर हो जाएगा बी, एवरेज वैल्यू। जो हमारा रेक्टिफायर मूविंग कॉइल होता है वो एवरेज वैल्यू रीड करता है। उसके बाद आते हैं 186 में, द डेवलप टॉर्क ऑफ ए इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर, तो ये हो जाएगा हाफ V² dc/d थीटा। उसके बाद 188 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर प्राइमरी करंट ऑफ ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू मेंस, तो इसमें हमारा सही आंसर 188 का डी हो जाएगा। ठीक है, मूविंग आयरन मीटर इसका सही आंसर है। उसके बाद आते हैं 192 में, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट आर नॉट यूजली यूज्ड एज अमीटर एंड वोल्ट मीटर। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है अमीटर या फिर वोल्ट मीटर के लिए जैसा यूज नहीं होता है। इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसका सही आंसर है बी और सी। ठीक है, वेरिएशन इज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर में कॉज सीरियस एरर अनलेस कंपनसेशन डिवाइस इज यूज्ड। और उसके बाद नेक्स्ट है दीज इंस्ट्रूमेंट आर कॉस्टलियर एंड कंज्यूम मोर पावर, तो पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है। और साथ में वेरिएशन इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होने पर और टेम्परेचर चेंज होने से काफ़ी ज़्यादा एरर हम लोग को यहाँ पर मिल सकता है। उसके बाद है डेसिबल स्केल इज यूजफुल व्हाइल मेजरिंग वोल्टेज ओवर, तो इसका 193 का हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, वाइड फ्रीक्वेंसी रेशियो, ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आते हैं 94 में, एरर ड्यू टू हिस्टेरेसिस इज प्रोडिमिनेंट। हिस्टेरेसिस की वजह से जो एरर होता है वो ज़्यादा होता है, वो कहाँ पर होता है, तो 194 का सही आंसर हो जाएगा बी, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद है टू मेजर करंट इन मेगा हर्ट्ज रेंज वी यूज इंस्ट्रूमेंट ऑफ। ठीक है, मेगा हर्ट्ज रेंज में करंट को अगर मेजर करना है तो हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो 195 का सही आंसर हो जाएगा बी, थर्मोकपल। थर्मोकपल और हॉट वायर ये जो होता है हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है। उसके बाद 196 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज एट हाई मैग्नीट्यूड। हाई मैग्नीट्यूड के लिए इसमें सही कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूविंग इंस्ट्रूमेंट दिया है, डायनेमोमीटर टाइप दिया हुआ है और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, तो सही आंसर हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। 198 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट विल हैव पुअरेस्ट ओवरलोडिंग कैपेसिटी। इसमें पुअरेस्ट ओवरलोडिंग कैपेसिटी किसका होता है, तो 198 का सही आंसर डी हो जाएगा, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का। उसके बाद 199 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज फ्री फ्रॉम हिस्टेरेसिस एंड ईडी करंट एरर।
हिस्टैरिसीस और ईडी करंट एरर से फ्री कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों से फ्री होता है। उसके बाद है द प्राइमरी करंट ऑफ सिटी इज डिटेक्टेड बाय, प्राइमरी करंट जो होता है सिटी का 219 नंबर, इसको हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो इसका सही आंसर है द लोड करंट। उसके बाद 220 है द सेकेंडरी ऑफ सिटी नेवर लेफ्ट ओपन, सेकेंडरी जो होता है करंट ट्रांसफार्मर का उसको हम लोग कभी ओपन नहीं छोड़ते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? तो उसके पीछे रीजन हो जाएगा हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन द कोर इज बी वेरी लार्ज, ये भी सही रीजन है। द कोर विल बी सैचुरेटेड एंड परमानेंटली मैग्नेटाइज रेंडरिंग इट यूजलेस, ये भी सही है। और डेंजरसली हाई ईएमएफ विल बी इंड्यूस इन सेकेंडरी, ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल सही। और उसके बाद 221 है, 221 में बोला है which of the following statement regarding the cause of error which of the following statement regarding the cause of error in current transformer, current transformer में error का क्या वजह है? तो यहाँ पर some exciting EMF is required by the primary winding to produce a flux, ये हमारा सही है। the flux density in the core is not a linear function, इसका वजह नहीं है। उसके बाद है there is some magnetic leakage in the सेकेंडरी वाइंडिंग, तो ये सही है। देयर इज सिग्निफिकेंट पावर कंजम्पशन इन द मीटर सर्किट, ये भी सही है। ये सारा वजह है एरर का। तो 1, 3 और 4 हम लोग का डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 223 है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आर नोन टू इंड्यूस मैग्नेटिक एंड फेज एरर इन मेजरमेंट, दीज आर प्राइमरी ड्यू टू, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आर नोन टू इंट्रोड्यूस मैग्नीट्यूड एंड फेज एरर इन मेजरमेंट, तो मैग्नीट्यूड और फेज एरर इसमें होता है। दीज आर प्राइमरी ड्यू टू फेज एरर और मैग्नीट्यूड एरर, इसके पीछे वजह क्या है? तो 223 का सही आंसर हम लोग का हो जाएगा ओपन एंड शॉर्ट सर्किट पैरामीटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। 229 है व्हाट इज द अमीटर, व्हाट इज क्लैंप ऑन अमीटर यूज्ड फॉर, ठीक है। व्हाट इज क्लैंप अमीटर यूज्ड फॉर, क्लैंप ऑन एमीटर किसके लिए यूज होता है? तो 229 का सही आंसर हम लोग का हो जाएगा हाई करंट के लिए यूज होता है। इन केस ऑफ पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर विथ द इंक्रीज इन लोड ऑन सेकेंडरी साइड, इन केस ऑफ पीटी विथ द इंक्रीज इन लोड ऑन सेकेंडरी साइड में अगर हम लोग लोड को बढ़ा दें तो क्या होगा? तो बोथ ऑफ द रेशियो एरर एंड फेज एरर एंगल एरर इंक्रीज कर जाएगा, रेशियो एरर और साथ में फेज एंगल एरर दोनों इंक्रीज करेगा अगर सेकेंडरी का हम लोग लोड बढ़ाएंगे तो। द मूविंग कॉइल इन ए डायनेमोमीटर वाटमीटर इज कनेक्टेड, मूविंग कॉइल किससे कनेक्टेड होता है? तो 231 का सही आंसर हो जाएगा अक्रॉस द सप्लाई कनेक्टेड होता है, ठीक है, मूविंग कॉइल। उसके बाद 33 है द प्रेशर कॉइल ऑफ डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर इज, प्रेशर कॉइल डायनेमो टाइप वाटमीटर का कैसा होता है? तो 233 का सही आंसर हो जाएगा हाईली रेजिस्टिव होता है, बी इसका सही आंसर है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 237 में। 237 में पूछ रहा है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस इन प्रेशर कॉइल ए डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर, इंडक्टेंस प्रेजेंस होता है, इस इंडक्टेंस की वजह से डायनेमोमीटर जो रीड करेगा वो हाई ऑन लैगिंग पावर फैक्टर पर हाई रीडिंग देगा और लीडिंग पावर फैक्टर पर लो रीडिंग देगा, ठीक है। इंडक्टेंस की वजह से जो एरर आता है मतलब पावर फैक्टर लैगिंग होने पर जो रीड करेगा हाई रीड करेगा और लीडिंग पावर फैक्टर रहने पर लो रीड करेगा। उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रेशर कॉइल इज कंपनसेटेड फॉर एरर caused by inductance of pressure coil by means of a capacitor connected in parallel with a portion of series resistance as shown in figure, ठीक है। यहाँ पर दिखाया गया है रेजिस्टेंस का पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ है। द कंडीशन फॉर मेकिंग द प्रेशर कॉइल सर्किट नॉन इंडक्टिव, सी एल बराबर क्या होगा? तो एल बराबर सी आर स्क्वायर, हम लोग स्मॉल आर यूज करेंगे, यहाँ पर सी आर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 241 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कंपनसेटिंग कॉइल ऑफ ए लो पावर फैक्टर वाटमीटर कंपनसेट द इफेक्ट ऑफ इम्पीडेंस ऑफ द करंट कॉइल। तो यहाँ पर इसमें से बोल रहा है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो 241 का जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा, वन स्टेटमेंट हम लोग देख रहे हैं फॉल्स है, और स्टेटमेंट 2 द कंपनसेटिंग कॉइल ऑफ ए लो पावर फैक्टर वाटमीटर कंपनसेट द इफेक्ट ऑफ इम्पीडेंस ऑफ वोल्टेज कॉइल सर्किट, दो स्टेटमेंट हमारा सही है, तो बी इसका सही आंसर होगा। 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 244 इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप वाटमीटर हैव लार्ज एरर व्हाइल मेजरिंग power in a AC circuit at low power factor condition since the
वोल्टेज अक्रॉस द करंट थ्रू द, यहाँ पर बोला है इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप वाट मीटर हैव लार्ज एरर व्हाइल मेजरिंग पावर इन एसी सर्किट एट लो पावर फैक्टर। लो पावर फैक्टर की कंडीशन में जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक वाट मीटर से पावर मेजर करते हैं तो एक काफ़ी एरर देता है। सिंस द वोल्टेज अक्रॉस द करंट थ्रू द करंट कॉइल आर नॉट इन फेज, इसके पीछे रीजन क्या है? द करंट कॉइल आर नॉट इन क्वाड्रेटर, प्रेशर कॉइल आर नॉट इन फेज। ए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 244 का सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 245 में द करंट एंड पोटेंशियल कॉइल ऑफ ए वाट मीटर वेयर एक्सीडेंटली इंटरचेंज, करंट और पोटेंशियल कॉइल को इंटरचेंज कर दिया गया है। आफ्टर इनर्जाइजिंग द सर्किट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द वाट मीटर डिड नॉट शो द रीडिंग, और बाद में पाएगा कि वाट मीटर जो है वो रीड नहीं कर रहा है। तो रीड नहीं करने का वजह क्या हो सकता है? डैमेज करंट कॉइल की, डैमेज पोटेंशियल कॉइल। तो 245 का सही आंसर बी हो जाएगा, डैमेज करंट कॉइल। करंट कॉइल डैमेज हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा मतलब ओपन हो जाएगा शॉर्ट होने के बाद, ठीक है, डैमेज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डिक्रीज द एरर ड्यू टू कनेक्शन इन डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डिक्रीज द एरर ड्यू टू कनेक्शन इन डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर? डायनेमोमीटर टाइप में वाट मीटर में जो एरर आया है कनेक्शन की वजह से, उसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं? सही आंसर ए हो जाएगा, यूजिंग बाईफिलर कंपनसेटिंग वाइंडिंग। 249 है, हाउ कैन द पावर सप्लाई टू ए फ्रीक्वेंसी हीटिंग सिस्टम बी मेजर्ड? हाउ कैन पावर सप्लाई ऑफ ए फ्रीक्वेंसी हीटिंग सिस्टम कैन बी मेजर्ड? 249 का सही आंसर हो जाएगा बाय डायनेमोमीटर वाट मीटर, और इसका सही इंडक्शन थर्मोकपल इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 242 इन ए लो पावर फैक्टर वाट मीटर व्हाइल द कंपनसेटिंग कॉइल इज एम्प्लॉयड। लो पावर फैक्टर में हम लोग कंपनसेटिंग कॉइल क्यों यूज करते हैं? तो 242 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा टू कंपनसेट द एरर कॉल्ड बाय पावर लॉस इन प्रेशर कॉइल। उसके बाद 243 है, द एरर कॉज्ड बाय प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस इन अ वाट मीटर इज कंपनसेटेड। प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस की वजह से जो एरर आया है उसको हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैपेसिटर अक्रॉस पार्ट। कैपेसिटर हम लोग यूज करते हैं पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस, पार्ट ऑफ प्रेशर कॉइल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 255, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ पावर इन सिंगल फेज एसी सर्किट। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है ए सिंगल फेज सर्किट से रिलेटेड, तो हम लोग को पता करना है इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। तो 255 का यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हिच यूजिंग 1 वोल्ट मीटर, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। यूजिंग 2 वोल्ट मीटर स्टेटमेंट गलत है। यूजिंग 3 वोल्ट मीटर सही है, और यूजिंग 3 आर्म मीटर ये स्टेटमेंट हमारा सही है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 257, इन द पावर मेजरमेंट ऑफ अमीटर वोल्ट मीटर मेथड इफ द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड देन द वैल्यू ऑफ पावर विल, द पावर किसका जो वैल्यू है वो रीड करेगा। तो 257 का सही आंसर हो जाएगा द सम ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड एंड वोल्ट मीटर। लोड और वोल्ट मीटर का जो पावर होगा ये रीड करके बता देगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 261 है, इन कैलिब्रेशन ऑफ डायनेमोमीटर वाट मीटर बाय पोटेंशियोमीटर फैंटम लोडिंग आर अरेंज टू यूज। फैंटम लोडिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं? तो 261 का सही आंसर हम लोग का हो जाएगा द पावर कंज्यूम इन कैलिब्रेटिंग वर्क इज मिनिमम, बी इसका सही आंसर होगा। 63 है, द मिनिमम नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर्ड टू मेजर 3 फेज 3 वायर बैलेंस और अनबैलेंस पावर। मिनिमम कितने वाट मीटर की रिक्वायरमेंट होगी? 2 और 3 वायर बैलेंस अनबैलेंस, और 3 फेज 3 वायर बैलेंस और अनबैलेंस पावर को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पर 2 वाट मीटर का रिक्वायरमेंट होगा। उसके बाद 264 है, द 2 वाट मीटर मेथड इज यूज्ड टू मेजर एक्टिव पावर ऑन ए 3 फेज 3 वायर सिस्टम। ये फेज वोल्टेज अनबैलेंस्ड देन पावर रीडिंग इज, यहाँ पर फेज जो वोल्टेज है वो अनबैलेंस है, तो पावर रीडिंग क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा नॉट अफेक्टेड बाय नेगेटिव और 0 सेकेंड्स वोल्टेज। 0 और नेगेटिव सेकेंड्स वोल्टेज का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं वोल्टेज अनबैलेंस होने से। उसके बाद 265 है, इन केस ऑफ पावर मेजरमेंट बाय 2 वाट मीटर मेथड ए बैलेंस 3 फेज सिस्टम विथ ए प्योर इंडक्टिव लोड। यहाँ पर लोड क्या है? प्योर इंडक्टिव है, तो यहाँ पर वाट मीटर का रीडिंग क्या होगा? तो 265 का सही आंसर हो जाएगा बोथ वाट मीटर विल इंडिकेट द सेम वैल्यू बट ऑफ ऑपोजिट साइन, मतलब कि 90 डिग्री फेज डिफरेंस अगर रहा
इंडक्टिव मतलब कि 90 डिग्री फेज डिफरेंस, मतलब कि दोनों जो होंगे इक्वल रीड करेंगे और अपोजिट रीड करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 268 में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर बाय 2 वाट मीटर मेथड। वन ऑफ द वाट मीटर रीड निगेटिव। यहाँ पर 2 वाट मीटर मेथड से पावर मेजर किया जा रहा है और 1 वाट मीटर जो है वो निगेटिव रीड कर रहा है। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 268 का सही आंसर हमारा हो जाएगा पावर फैक्टर इज लेस देन 0.51 और साथ में लोड फैक्टर एंगल इज ग्रेटर देन 60 डिग्री। 3, 1 और 3 सही आंसर होगा, मतलब कि सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 274। द वोल्टेज कॉइल ऑफ ए सिंगल फेज हाउस एनर्जी मीटर। वोल्टेज कॉइल जो होता है हाउस एनर्जी मीटर का, वो किस टाइप का होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हाईली इंडक्टिव। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर से रिलेटेड यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है, तो सही आंसर कौन सा है? तो एक है इट इज ए इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, सही है। इट इज ए इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, ए भी सही है, 2 ठो सही है। उसके बाद इट इज ए परमानेंट मैग्नेट, गलत। इट एम्प्लॉय ए हाई कंट्रोल टॉर्क, ये गलत है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा 1, 2, मतलब कि बी, 275 का बी सही आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 278 में। इन ए सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर द लैग एडजस्टमेंट इज डन इंश्योर डैट। बोला कि इन सिंगल फेज टाइप एनर्जी मीटर में लैग एडजस्टमेंट है, कि किस चीज़ को इंश्योर करता है? तो 278 का सही आंसर हो जाएगा प्रेशर कॉइल फ्लक्स लैग द अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। प्रेशर कॉइल का जो फ्लक्स होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है। इन एन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर रन्स फास्ट। अगर इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर फास्ट रन कर रहा है तो इट कैन बी स्लो डाउन। तो स्लो कैसे करेंगे? तो एडजस्टिंग द पोजीशन ऑफ ब्रेकिंग मैग्नेट मूविंग अवे, ठीक है, सही, डी इसका सही आंसर हो जाएगा 279 का। उसके बाद 280 है द स्पीड ऑफ मीटर डिस्क ऑन ए फुल लोड इज केप्ट द लोएस्ट पॉसिबल इन ऑर्डर टू। हम लोग स्पीड को कम रखने की कोशिश करते हैं, इसके एक कैसे मतलब संभव है? द स्पीड ऑफ द मीटर डिस्क ऑन फुल लोड इज केप्ट द लोएस्ट पॉसिबल। लोएस्ट हम इसको कैसे रख सकते हैं? बाय रिड्यूसिंग सेल्फ ब्रेकिंग टॉर्क। 280 का सही आंसर सी हो जाएगा। 281 है द ब्रेकिंग मैग्नेट प्रोवाइडेड बाय ए परमानेंट मैग्नेट इन ए सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर कैन बी वेरिड बाय द ब्रेकिंग टॉर्क। हम लोग कैसे वेरी करवा सकते हैं? तो 281 का सही आंसर हो जाएगा ए और बी, ठीक है। पहला चेंजिंग द पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक शंट प्रोवाइडेड इन द, अब चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ब्रेक मैग्नेट। ब्रेक मैग्नेट को हम लोग ब्रेक मैग्नेट का जो पोजीशन है उसको चेंज करके, और चेंजिंग द पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक शंट, मैग्नेटिक शंट जो होता है उसका पोजीशन चेंज कर करके। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फैंटम लोड यूज्ड व्हाइल टेस्टिंग हाई कैपेसिटी एनर्जी मीटर। हाई कैपेसिटी एनर्जी मीटर को टेस्ट करते समय हम लोग फैंटम लोड यूज करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या होता है? तो ये होता है सेव एनर्जी। पहला तो एनर्जी को सेव करेगा ड्यूरिंग द टेस्टिंग बिकॉज इट्स वैल्यू चेंज वेरी रैपिडली। इसका वैल्यू जो होता है काफ़ी रैपिडली हाई और लो में चेंज हो जाता है। और उसके बाद तीनों इन्वॉल्व सप्लाइंग द वोल्टेज सर्किट विथ रिक्वायर्ड वोल्टेज सोर्स एंड करंट सर्किट फ्रॉम ए सेपरेट लो वोल्टेज सोर्स। तो 2 और 3 इसका सही आंसर है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 291। ए मर्ज प्राइस डिमांड इंडिकेटर इंडिकेट। मर्ज प्राइस डिमांड इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है? तो सही आंसर ए होगा एवरेज मैक्सिमम डिमांड ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद नेक्स्ट है इन ए वाइब्रेटिंग रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर ऑल द रीड हैव डिफरेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ऑल द रीड जो होता है इसका 292 का सही आंसर बी हो जाएगा, डिफरेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 293 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी मीटर इज सुटेबल फॉर मेजर रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए हमारा हाइड्रोडाइन फ्रीक्वेंसी मीटर सुटेबल है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर फैक्टर। 3 फेज पावर फैक्टर मेजर करने के लिए हम लोग पोलराइज्ड वेन पावर फैक्टर मीटर यूज करते हैं। 294 का ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 297 बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो डायनेमोमीटर से लेकर के 297 डायनेमोमीटर से लेकर के कुछ स्टेटमेंट है, बोल रहा है कि इसमें से सही कौन सा है। तो 297 का इसमें सही इसमें हो जाएगा द मूविंग आयरन सिंक्रोस्कोप इज मोर कॉमनली यूज्ड एज इट इज चीप कॉस्ट, ठीक है।
और द रोबस्ट इन कंस्ट्रक्शन होता है, सुटेबल फॉर कंटिन्यूस ऑपरेशन। उसके बाद लो रजिस्टर आर प्रोवाइडेड विथ 4 टर्मिनल। लो रजिस्टेंस को 4 टर्मिनल के साथ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन हो जाएगा एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ कनेक्टिंग लीड के इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 303 है, द एक्यूरेसी ऑफ केल्विन डबल ब्रिज फॉर मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस इज हाई बिकॉज द ब्रिज एक्यूरेसी ऑफ केल्विन डबल ब्रिज फॉर द मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस इज हाई। एक्यूरेसी हाई होना चाहिए बिकॉज द ब्रिज। इसका सही आंसर कौन सा होगा? रीजन क्या होगा? तो 303 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का यूजेज 2 पेयर ऑफ रजिस्टर आर्म। ये 2 पेयर यूज करता है रजिस्टर आर्म का। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 304 में, इन ए केल्विन डबल ब्रिज 2 सेट ऑफ रीडिंग आर टेकन व्हेन मेजरिंग लो रेजिस्टेंस, वन विथ करंट वन डायरेक्शन एंड अदर विथ डायरेक्शन ऑफ। मतलब कि केल्विन डबल ब्रिज जब हम लोग यूज करते हैं तो एक बार करेक्ट डायरेक्शन से रीडिंग लेते हैं, एक बार रिवर्स डायरेक्शन से रीडिंग लेते हैं। तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ। उसके बाद 308 है, ए व्हीट स्टोन ब्रिज कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस एज इंट्रोड्यूस ईयर ड्यू टू कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ। सही आंसर हो जाएगा थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ सामने आता है। इन मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय कैरी फोल्स्टर ब्रिज नो एरर इज इंट्रोड्यूस ड्यू टू 309 का सही आंसर हम लोग का हो जाएगा डी ऑल। ठीक है, 309 का सही आंसर डी हो जाएगा। 308 में पूछ रहा था व्हीट स्टोन ब्रिज कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस एज इट इज इंट्रोड्यूस ईयर ऑन अकाउंट ऑफ। व्हीट स्टोन ब्रिज को हम लोग यूज नहीं करते हैं वेरी लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा, रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग लीड, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस और साथ में थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ। ठीक है, और 309 का भी आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा। इसके बाद आते हैं 310 में, द सेंसिटिविटी ऑफ ए व्हीट स्टोन ब्रिज डिपेंड अपॉन। सेंसिटिविटी व्हीट स्टोन ब्रिज का सेंसिटिविटी किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 310 का गैल्वेनोमीटर करंट सेंसिटिविटी, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस और ब्रिज सप्लाई वोल्टेज। इसमें भी ऑल ऑफ द एबव होगा। तो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। 311 तक 310 तक हो चुका है और हम लोग का जो टोटल क्वेश्चन है वो 514 है। तो बाकी का जो 200 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।